जब उनको ही मार दिया, हमारा कोई नहीं। हमें वहाँ पे बहुत डर लग रहा है। हम कश्मीर छोड़ के यहाँ जम्मू आ गए हैं। हमने सब कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे। हम सब कुछ छोड़ के वहाँ से आ गए हैं। कहाँ जाएं? उनका बड़ा वाला भाई है, वो भी बीमार हार्ट पेशेंट है। हम ऐसे उनको ले लेके घूम रहे हैं कहीं कहीं भिखारियों की तरह। गवर्नमेंट को हमारा इंसाफ आना चाहिए। ये न्यूज़ उन तक पहुँचनी चाहिए किसी भी हालात में। स्कूल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं जाते आप स्कूल? तो कैसे जाते थे? उधर हम कश्मीर छोड़कर आ गए। कश्मीरी में तो हम पढ़ते थे और यही तो हम गवर्नमेंट साहब से हेलो क्या हमें इधर एडमिशन करा दो किसी स्कूल में कि हम पढ़ सके। कश्मीर घाटी में लगातार सिलेक्टिव किलिंग्स जो हैं वो देखने को नजर आ रही थी। वहीं सरकार ने ये वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों से कि सिलेक्टिव किलिंग्स पर जो है वो रोकथाम जरूर लगेगी। मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी को लास्ट किलिंग जो है वो कश्मीर घाटी के बीच देखने को नजर आई थी, जो किलिंग संजय शर्मा की हुई थी। और हमने वो भी तस्वीरें आपको जरूर दिखाई थी जब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती और भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जो है वो जब इनके परिवार से मिलने के लिए इनके घर पर पहुंचे थे। आज ये परिवार मजबूर है और ये छोटे छोटे बच्चे लेकर जो है वो फिलहाल हमारे पास पहुंचे हैं, क्योंकि इन लोगों की ये मजबूरी है कि जो वादे उस समय इनके परिवार के साथ किए गए थे, आज वो वादे जो है वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल उनकी वाइफ यहाँ पर है, उनकी भाभी यहाँ पर है और उनके भाई यहाँ पर है, और उनकी ये 10 साल की बेटी और ये 2.5 साल का बेटा और एक 7 साल की बेटी और है, जो फिलहाल कहा जा रहा है कि बीमार है। तो इनके परिवार से बात करेंगे, जो भी इनके परिवार का दुख होगा वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा कि क्या संजय शर्मा जी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। फिलहाल सीधा इनके परिवार से बात करेंगे। ये उनकी वाइफ है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। सुनीता जी, मुझे ये बताइए, संजय शर्मा जी की जब किलिंग हुई थी उसके बाद आपके परिवार में बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। उन्होंने जो वादे आपके साथ किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए या नहीं? नहीं, किसी ने हमारे साथ कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया। खाली डीसी पुलवामा ने एक 7 लाख की आईडी बना के बच्चों के नाम पे दी। बाकी किसी ने हमारे वादे पूरे कुछ नहीं किए। जो हमारा कमाने वाला था वही चला गया। हमारा कोई नहीं इस टाइम। हम 1 महीने से जम्मू में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे दर बदर घूम रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी अपील नहीं सुन रहा है। मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे हूँ, मेरा जो कमाने वाला था वही चला गया। हमारा पालन पोषण कौन करेगा? मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? हमें कौन पाला? हमें सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं दिया गया है। तो पुलवामा डीसी ने जो आपको एक एफडी करवा के दी थी, वो एफडी आपने तोड़वा दी है या उसमें भी अभी समय है? नहीं, अभी कहाँ तोड़ा। वो 10 साल की एफडी बना के 10 साल दी। की हाँ FD? जी। यानी कि 10 साल तक नहीं, आप वो वो भी पैसा नहीं बच्चों दे सकते। नहीं, वो भी बच्चों के नाम पे तो थी। अभी आपके परिवार में कौन है कमाने वाला? कोई नहीं, मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, कोई कमाने वाला नहीं। जॉइंट फैमिली रहती है या आप अलग रहते हैं? अलग अलग अपनी अपनी फैमिली रह रहे। हम 3 फैमिलियां रह रहे थे अलग अलग। तो अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? ऐसे दर बदर, कभी एक के घर में कभी दूसरे के घर में, ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे भिखारी की तरह हम घूम रहे हैं। हमें कोई बैठने के लिए ठिकाना नहीं, कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं। हमें जो बीजेपी के प्रेसिडेंट आपके घर पर आए थे, रविंदर रैना जी, उनसे आपने बात की? उनसे भी बात मिले की। आप वो उनसे? बोलते कब हैं मिले आप? हाँ जी, मैं 2-3 दिन पहले उनसे भी मिली। वो बोलते हैं मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। किसी ने कुछ नहीं किया हमारे पास। उसके बाद कोई नहीं आया। किससे बात करूं? बोलते हैं एलजी साहब से मैं बात करूंगा। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बोला आपको आपके पास आएंगे, हमारे पास कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई हमारे पास नहीं आया। तो जो महबूबा मुफ्ती जी आपके घर पर आए थे, उन्होंने आपके परिवार के लिए कुछ किया? उस टाइम खाली उन्होंने प्रॉमिस किए थे, वादे में ये करूंगी, होगा आपको जॉब दिलाऊं, 5-5 लाख रुपए बच्चों के नाम पे करवाऊं। कुछ भी किसी ने नहीं किया। क्या लगता हम है? आपको माइग्रेशन करेंगे, कुछ नहीं। किसी क्या ने कुछ लगता नहीं है उस समय जब आपके घर पर आए थे तो वीडियोस भी बनी थी, उस समय तो बड़े बड़े वादे किए गए, तो क्या वो सिर्फ सियासत की रोटियां सेकने के लिए आए हाँ थे जी, आपके? बहुत बड़ा हाईलाइट किया। उस 10 दिन के बाद हमें सबको भूल गए। हमारे परिवार को भूल गए, हमें भूल गए। एक तो हमने अपना इंसान खोया, दूसरा बात हमने अपना घर बार भी छोड़ दिया। हम जम्मू में आगे माइग्रेशन करें। हमारे गवर्नमेंट साहब से हमारी ये अपील है, हमें माइग्रेशन करें, हमें एकोमोडेशन मिलनी चाहिए और मेरे को एक जॉब मिलनी चाहिए छोटी सी, जिससे इन बच्चों का पालन पोषण करूं, इन बच्चों को पढ़ाऊं लिखाऊं, कुछ खिलाऊं इनको। मैं कैसे जीऊं? कैसे? जो इन बच्चों का कमाने वाला, हमारा कमाने वाला था, घर चलाने वाला, वही चला गया। हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है
मैं गवर्नर साहब से मिलना चाहती हूँ, किसी भी हालात में मुझे उनसे मिलाओ। आपने कोशिश की उनसे मिलने की? मैं नहीं वहां तक अगर पहुंचूं भी, मुझे पता नहीं उनका दफ्तर कहाँ है, चलो पहुंच भी जाऊं, मुझे पता नहीं मेरे को मिलने दे उनसे या नहीं, मेरे को अंदर छोड़ेंगे या नहीं, ये मेरे को पता नहीं है। मगर मैं उनसे मिलना चाहती हूँ किसी भी हालात में। हम बहुत बेबस हैं, बहुत लाचार हैं इस टाइम। चलो, आपको गवर्नर साहब से मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, अगर इस समय गवर्नर साहब आपकी इस खबर को देख रहे होंगे, क्या कहेंगे आप उनसे? हम उनसे ये कहना चाहते हैं, हमें माइग्रेशन करें और गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए मेरे को, और कुछ एकोमोडेशन मिलनी चाहिए जिससे इन बच्चों को पालन पोषण करूं, पढ़ाऊं लिखाऊं इन बच्चों का, जब तक मेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाए। मेरी उनसे यही मांग है, बाकी हम बड़ा उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बट इतने एक छत दे दी हमें सिर छुपाने के लिए, जहाँ हम रह पाए। हम ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर घूम रहे हैं भिखारी की तरह, हम कहाँ जाएं। उनका बड़ा वाला भाई है, वो भी बीमार हार्ट पेशेंट है, हम ऐसे उनको ले लेके घूम रहे हैं कहीं कहीं भिखारियों की तरह। गवर्नमेंट को हमारा इंसाफ आना चाहिए, ये न्यूज़ उन तक पहुंचनी चाहिए, किसी भी हालात में उन तक ये बात पहुंचाओ। अभी जब उनकी किलिंग हुई थी तो वो सिक्योरिटी की जॉब करते थे, संजय शर्मा जी, है ना? इससे पहले वो प्राइवेट स्कूल में टीचर रहे हैं, क्या हुआ था जो वो सिक्योरिटी गार्ड में आगे प्राइवेट स्कूल छोड़कर? पहले प्राइवेट टीचर थे, वहाँ सैलरी बहुत कम थी, 2500 में कर रहे थे, फिर भी हम अपना दिन गुजारा कर रहे थे, अपनी खेती बाड़ी करते थे, गरीबी से दिन गुजारा कर ही रहे थे। फिर एटीएम गार्ड थे, एटीएम गार्ड में 3 साल से वो जॉब कर रहे थे, उधर 7 से 8 हज़ार तक उनसे इसकी सैलरी थी। अपना टाइम पास कर रहे थे, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। जब उनको ही मार गिराया, हमारा कौन रहा, हमारा पालन पोषण कौन करेगा? वो पहले से बीमार थे, उन्होंने पढ़ाई भी, वो बीकॉम थे खुद, हाँ जी बीकॉम की थी, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी उनकी। जब उनको ही मार दिया, हमारा कोई नहीं। हमें वहाँ पे बहुत डर लग रहा है, हम कश्मीर छोड़ के यहाँ जम्मू आ गए हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया है यहाँ पे, हम सब कुछ छोड़ के वहाँ से आ गए हैं। जी, इनकी भाभी जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आप एक ही परिवार में? यहाँ एक ही परिवार में, हम एक ही मकान में रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे एक ही मकान में। तो जब से ये किलिंग हुई है उस वक्त से हम जम्मू सब छोड़कर हम जम्मू आ गए। उसका 10वां 12वां किया हमने, हम जम्मू आ गए। इसलिए हम गवर्नर साहब से यही अपील कर रहे हैं, गवर्नर साहब से कि हमारी वो फरियाद सुने, हमारी फरियाद सुने, हमारी फरियाद सुने, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि गवर्नर साहब हमें माइग्रेशन दे और या इसको छोटी सी जॉब दे, और इन बच्चों को कुछ जब तक नहीं पढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे, तब तक पढ़ने के लिए खर्चा उठाएं, गवर्नमेंट उठाए ये खर्चा सारा, और हमें क्वार्टर दे जहां हम सर छुपाएं। मेरा पति बीमार है, मैं कहाँ से कहाँ घूमूंगी इसके लिए? ये छोटे छोटे बच्चे, मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है जिम्मेदारी मुझ पर है सारी, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, कहाँ इन बच्चों को, कहाँ एक जगह दूसरी जगह, एक जगह दूसरी जगह, किसी के घर में जाती हूँ, मुझे शर्म आती है, इतने बंदों को लेकर कैसे घर में जाऊं, किसी के घर में खाना कैसे खाएं? हम अपने घर में जमीन थी, सारा कुछ था, हम खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते। आज मुझे शर्म आती है, किसी के घर में इनको लेती हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं उसती हूँ, लोग क्या बोलेंगे, ये शर्म है, इतने बंदों को लेकर हमारे घर में आती है। कोई नहीं, आप रोइए नहीं, सरकार आपकी मदद जरूर करेगी। क्या एक मैसेज रहेगा आपका सरकार के लिए? बस गवर्नर साहब से मैं इतना अपील करती हूँ, प्लीज गवर्नर साहब हमारी फरियाद सुनो और हमें माइग्रेट कराए। हम माइग्रेशन हमें चाहते हैं, और हम एक क्वार्टर चाहते हैं जहाँ हम बैठे हैं, 3 क्वार्टर हमें दे, हम 3 फैमिलियाँ हैं जहाँ हम बैठे हैं। ये मेरा देवर है, ये मेरे साथ ही रहता है, इसका कोई नहीं, ये मेरे साथ ही रहता है। इसको भी कुछ चाहिए, ये कहाँ जाए बेचारा, ये कहाँ जाए, और ये कहाँ, इसको छोटी सी जॉब चाहिए, अपने बच्चों को पाल सके। प्लीज मैं गवर्नर साहब से अपील करती हूँ कि हमारी फरियाद सुने, बस हम और कुछ नहीं चाहते गवर्नर साहब से, इतनी हम सब कुछ छोड़कर वहाँ से आगे हम खाएं क्या, यहाँ कहाँ जाएं? सुनेंगे गवर्नर साहब आपकी फरियाद। संजय शर्मा हेलो की मात्र 10 साल की है, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी शर्मा। अच्छा साक्षी, मुझे ये बताओ, जब आपके घर पे लीडर्स आए थे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आए थे, नेता आए थे जब आपके घर पे, उन्होंने क्या कहा था आपसे? बहुत सारे वादे किए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, पर कुछ भी नहीं किया उन्होंने।
कुछ भी नहीं किया। कुछ भी। इसलिए हम जम्मू आए हैं एलजी साहब से मिलने। हम एलजी साहब से ये कहना चाहते हैं कि हमारी मम्मा को जॉब दे दो, जिससे हमारी मम्मा हमारा पालन पोषण कर सके। हमारे पापा ही हमारा पालन पोषण कर रहे थे, और हमें जम्मू में क्वार्टर दे दो, तो कौन सी और क्लास हमें पढ़ाई के लिए मदद मिलनी चाहिए। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th में पढ़ते हैं। हाँ। स्कूल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं जाते आप स्कूल? तो कैसे जाते थे? उधर हम कश्मीर छोड़कर आ गए। कश्मीरी में तो हम पढ़ते थे, और यही तो हम गवर्नमेंट साहब से हेलो क्या हमें इधर एडमिशन करा दो किसी स्कूल में, क्या हम पढ़ सके। क्या पैसे नहीं है एडमिशन के लिए? नहीं। क्या बोलना क्या चाहते हो आप? जो बोलना चाहते हो आप वो बोलो। यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मम्मा को जॉब दे दो, जिससे हमारी मम्मा हमारे पास हमारा पालन पोषण कर सके। क्या नाम? साक्षी। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल की बेटी थी, और संजय शर्मा जी की, और उनके परिवार के लोगों से भी हमने बातचीत ज़रूर की। हाँ, पुलवामा डीसी जो है उन्होंने इनके परिवार की मदद ज़रूर की है। 10 साल के बाद जो है ये 7 लाख रुपए की एक एफडी जो है वो ज़रूर तोड़वा सकते हैं। 10 साल की एक 7 लाख रुपए की एफडी करवा कर दे दी है। लेकिन आज सवाल रहेगा उन लोगों से जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, उन लोगों से सवाल रहेगा जो टेरर फंडिंग करते हैं, कि जनाब आपकी टेरर फंडिंग की वजह से आज एक परिवार जो है वो उजड़ चुका है। आज एक परिवार खत्म हो चुका है, क्योंकि परिवार में एक सदस्य था जो परिवार का मुखिया था, जो परिवार को जैसे भी कर कर चलाता था। परिवार में जितने भी सदस्य थे सबको जो है वो 2 टाइम का 2 वक्त का खाना जो है वो जरूर खिलाता था। आज वो परिवार भूखा है। आज उस परिवार के पास कोई साधन नहीं है, ना कमाने का ना खाने का। आखिरकार इनकी मदद कौन करेगा? फिलहाल आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और जो बड़े बड़े नेता इन लोगों के घर पर जाकर बड़े बड़े वादे कर कर आए थे, उन नेताओं से भी हमारा ये अनुरोध निवेदन रहेगा कि भाई साहब आपने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन अब उन वादों को निभाएगा कौन? और जब ये आपके दरबार में आए अपनी फरियाद लेकर, तो आपने इन्हें कह दिया कि हम आपकी बात करेंगे किससे? तो फिलहाल इन लोगों की सुनवाई अब कहाँ होगी ये खुद नहीं जानते। एलजी साहब से ये अपनी गुहार लगाना चाहते हैं, लेकिन एलजी साहब तक पहुंचना कैसे ये नहीं जानते। तो अगर एलजी महोदय इस वक्त हमारी इस खबर के माध्यम से इस परिवार के दुख को जान चुके हैं, तो हम एलजी साहब से भी ये निवेदन करेंगे कि एलजी साहब, आपके प्रशासन में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। आपको विकास पुरुष कहा जाता है, तो इस परिवार की मदद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये परिवार उजड़ चुका है, और उजड़ा अपनी गलती से नहीं, टेररिज्म की गलती से, क्योंकि आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई जिसमें इन्होंने अपने परिवार का मुखिया खो दिया। तो फिलहाल इसे लेकर आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। हम लोगों का मकसद था आप लोगों तक ये खबर पहुंचाना, एलजी प्रशासन को नींद से जगाना। अगर अब एलजी प्रशासन नींद से जाग चुका है, तो इन लोगों की मदद जरूर की जाए। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनान न्यूज अपडेट। दीपक अविनाश के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय हिंद।